नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े में अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान बाबा विचित सर पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी लगभग 6 बज चुका है और अभी मतदान चल रहा है चौथे फेज़ का। शाम 5:30 बजे तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 62.3% के करीब वोटिंग हो चुकी है, यानी 60% से ज़्यादा। और पिछली बार बात करें तो इन सीटों पर 69.1% लगभग 70% टर्नआउट था, अभी 62 है। हालांकि ये प्रोविजनल है, जो आधिकारिक आंकड़े आते हैं हमेशा हर फेज़ के बाद जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, उसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी हमने देखी गई है, तीनों फेज़ में बता रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये टर्नआउट बढ़कर 67-68 तक पहुंच जाएगा। हालांकि 1 या 2% का लॉस बाबा इसमें भी दिख रहा है। ये लगातार चौथा फेज़ है जहां पर टर्नआउट कम रहा है। पहला दूसरा चरण जहां टर्नआउट ज़्यादा लो कम था, तीसरे में थोड़ा सा वो स्पीड बढ़ी, लेकिन फिर भी वो 1% एकदम बाउंड्री पे आके रुक गई। इस बार भी लग रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा है कि टर्नआउट हर समय का, मतलब चाहे 1 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह 11 बजे हो, टर्नआउट ज़्यादा ही था 19 के मुकाबले। लेकिन हम अगर अंत की बात करें तो 1-2% लगभग इस पर भी कम रहेगा। सवाल ये है कि बाबा जो पहले 5% 8% का जो गैप था पहले दूसरे चरण में, वो अब कम हो रहा है। ये जो कम हुआ है, इसके आप पुश किसको मानेंगे? जिम्मेदार कौन है? ये क्या बीजेपी एनडीए अपनी मशीनरी को और आगे ताकतवर कर रहा है? वो कह रहा है कार्यकर्ताओं को कि जनता को बूथ तक ले जाओ, या विपक्ष कह रहा है, विपक्ष अपने वोटर्स को कह रहा है कि देखो एनडीए वाले घर बैठे, आप ज़्यादा से ज़्यादा निकलो, आप हमें वोट करो, या इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण है? और चौथा, क्या मौसम आप मानते हैं मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है, लोगों को अब वोटिंग देने में आसानी हो रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो बात मैं मान नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने इस फेज में, तीसरे फेज से चौथे फेज में इतना बड़ा कुछ कर दिया हो कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, जी नहीं। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना कर रही हैं। कोई इसका अभी तक कोई थंब रूल भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि किसका वोटिंग कम होने से किसकी जो है सीटें गिरती हैं, ये हम कह नहीं सकते हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टी ने मेहनत की है। सबको लगता है कि चांस है यहाँ पर, इस बार हम कुछ कर सकते हैं। अब आप आंकड़े आप निकाल लेते हैं। आप मुझे क्या महाराष्ट्र के आंकड़े बता सकते हैं? जी, महाराष्ट्र में 52.5% हुआ है अभी शाम 5 बजे तक, और पिछली बार था 61.6। ठीक है, तो एक मतलब 10% की कमी है, 9% की 9% की कमी हो गई है अभी तक। हाँ। तो महाराष्ट्र एक ऐसा उदाहरण है कि, और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। 68 हो गया, 68 हो गया, 75 पिछली बात 75 था, लेकिन 75 नहीं पहुंचेगा, लेकिन 73-74 हाँ पहुंच जाएगा। तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। उदासीन है वहाँ। उदासीन क्यों है? उदासीन इसलिए है कि आपने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए वहाँ पे एक नहीं 2-2 पार्टियों को 2-2 फार कर दिया। इसलिए वो वहाँ का जो मतदाता है वो बोलता है कि ये किस ढंग की राजनीति है, जहाँ चाचा और भतीजा एक नहीं हो सकता है, जहाँ की एक पुरानी पार्टी जिसको वो महाराष्ट्र की ही पार्टी मानते थे, वहाँ भी उसके 2 टुकड़े करके आपको उसको जो टूटा हुआ धारा था उसको अपना ओरिजिनल शिवसेना कर दिया। तो इसका मतलब लोगों में गुस्सा है। और मैं ये इसलिए कर रहा था कि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हम इस तरह की राजनीति को अप्रूव ही नहीं करते। हमको इस बार वोट देने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? लेकिन नाराजगी है तो नाराजगी का जनता कैसे पलटती है कि नाराजगी है, हम इतना वोट करेंगे, दूसरा वाला भारी मतों जिता देंगे? वो कह रहे हैं कि हमको अब इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं है, हम नहीं करेंगे, उदासीन हो गए हैं। उनको ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ये प्रूव करना है कि इसमें शरद पवार जो है वो असली एनसीपी है और उद्धव ठाकरे जो है वो असली शिवसेना है, या शिंदे असली शिवसेना। उनको अब इस डिबेट में ज़्यादा वो नहीं है। उनको वो मान गए कि ये पॉलिटिशियन जो ऐसे ही होते हैं। तो एक पॉलिटिक्स से जो एपैथी जो है ना, वो दिख रही है वहाँ पर। इसलिए आप देखिए हर चरण में महाराष्ट्र में पोलिंग जो है कम ही होता जा रहा है। ये एक बहुत चिंता की बात है। अभी तक केवल मुंबई की बात हो रही थी, हम रूरल, और ये इस बार तो मराठवाड़ा का रीजन है। हाँ। समझ गए, मराठवाड़ा का रीजन। यहाँ तो असली लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ भी वोटिंग नहीं हो, उतना परसेंटेज जो नहीं भागा है। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 8 सीट पे चुनाव हुए हैं, समझ गए। एक सीट जो है वो इंदौर की सीट है, आप तो जानते हैं ना उसको, वहीं गए हैं। तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा खेल हो गया है। ताई आ गई थी सुबह वोट डालने के लिए। उन्होंने कह दिया था बहुत लोग नोटा को दबा रहे हैं, एक अलग कंट्रोवर्सी वहाँ पे हो गई।
बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनको बहुत लोगों ने कहा था कि वो बहुत सारे लोग नोटा दबाना चाहते हैं। हाँ, अब सोचिए इंदौर में अब नोटा जो है नंबर 2 पे रहेगा ही रहेगा, माना जा सकता है। माना जा सकता है। ये एक तरह की नई राजनीति जो देश में शुरू हुई, उसका वो इंदौर जो है प्रतीक बन गया है। अब ऐसे माहौल में कौन वोट देने जाएगा? वहाँ तो 40% भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बुलेटिन में कर रहा था, इंदौर में नहीं, इंदौर में बहुत कम है, इंदौर में वोटिंग जाहिर है कम हो। तो जब ये स्थिति है राजनीतिक दलों की या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसमें कि आप कहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि उनके पास पन्ना प्रमुख है, तो क्या वो भी वोटर्स को नहीं निकाल पा रहे हैं? कहाँ गए वो सारे जो एक वेल ऑयल्ड मिशनरी? 56.6 है, तो इसमें नोटा वाले ज्यादा सबसे कम है, मतलब इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे कम। तो होगा ही ना भाई, कैंडिडेट ही नहीं है। हाँ। तो इसमें भी यदि नोटा हो गए तो दिक्कत है ना भाई, तो स्टोरी तो वही होगी। तो जब इतनी उदासीनता, इसलिए द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो हो रहा है देश में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को ज़्यादा मन नहीं कर रहा। बिहार में भी देखिए बहुत कम परसेंटेज है, बिहार में 54%। देखिए 60% तो होना चाहिए ना कहीं पोलिंग। हाँ 54 है बाबा, लेकिन उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगा उतना, क्योंकि अभी स्कोप है। पिछली बार कितना था बिहार में? लगभग 60%। 60% था, तो करीब 60% हो जाएगा। हाँ, चलिए उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़े। इसका मतलब है कि हर तरफ से जो है बाबा, लेकिन अगर बिहार में चुनाव है, ये अगर बिहार में वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है, क्या उसका कोई और मतलब है? और महाराष्ट्र में कम हो रहा है, उसका कोई और मतलब नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। नहीं, अगर उदासीन है तो वहाँ पे भी तो स्विचिंग हुई है। वहाँ गठबंधन ही स्विच हो, यहाँ पार्टी टूटी लेकिन वहाँ गठबंधन स्विच हुआ है। वहाँ के लोगों में नाराजगी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में नाराजगी, वहाँ भी नाराजगी हो सकती है, इसलिए उसकी वोटिंग परसेंटेज कम है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या नीतीश कुमार को परेशानी होने वाली है, और इधर क्या जो नई शिवसेना और नया एनसीपी बना है उसको परेशानी? हम ऐसा अभी तक तो नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बात सही हो। विचित सर के पास भी माइक है सर, अब माइक नहीं चाहिए, माइक की कमी थोड़ी है। विचित सर, बाबा जो कह रहे हैं कि एक अलग तरीके का लोगों के महाराष्ट्र के वोटर्स में उदासीनता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 56.4 और पिछली बार लगभग 59% था, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं, वहाँ तो पट जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा इस बार। और कन्नौज की सीट VIP सीट, जहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार उनकी पत्नी उस सीट से हार गई थी। आज 13 सीटों पर यूपी के चुनाव जी हाँ, 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कन्नौज है, और लखीमपुर खीरी, हाँ सही बोले आप, अजय मिश्र टेनी वाली वो, उस पे काफी किसान आंदोलन के समय उनके बेटे पर जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला आरोप लगा था। मुझे नहीं मालूम कि वो आरोप कितना पीछा कर रहा होगा चुनाव में, क्योंकि अभी तक कोई उस तरह के आप विजित सर, आप कन्नौज और स्पेसिफिक थोड़ा बात करिए, लेकिन एक सवाल ये है, मैं वही टर्नआउट की बात करना चाह रहा था, जिसे पहले और दूसरे चरण में भी उत्तर प्रदेश में कम था, लेकिन तीसरे चौथे से फिर टर्नआउट वहाँ बढ़ना शुरू हुआ। अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी मुझे लगता है कि वो कल तक जो आंकड़े आएंगे आधिकारिक आएंगे उसमें बढ़ जाएगा। ऐसा क्या हुआ है, जबकि गर्मियाँ तो बढ़ गई हैं, गर्मी तो अब कहा जाए तो और तेज हो गई, क्योंकि जून का महीना आ रहा है, मई का महीना, इसमें गर्मी और बढ़ती है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते गर्मी की वजह से लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन आज का तापमान देखा, जैसे मेरी अनुराग द्वारी से बात हुई, हाँ तो उसने कहा कि बाबा आज थोड़ा कम है तापमान। आज अभी देखिए मुंबई में आंधी की खबर आ गई है, तो ऐसी बात नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। आप गर्मी को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप रियल इशू पे बात कीजिए कि भाई क्यों उदासीन है। बाबा ये सही कह रहे हैं, इशू की बात होनी चाहिए। और इसी कार्यक्रम में बाबा कई बार बता चुके हैं कि 5 में कम वोटिंग यदि हुआ तो 4 बार सत्ता बदली और 1 बार नहीं बदली। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, जिस बार सत्ता नहीं बदली थी वो साल 1999 था। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि कम वोटिंग के बावजूद नहीं बदला। वाजपेयी जी की सरकार 98 में जीती थी, वहीं 99 में जीती, लेकिन कम वोटिंग के बाद बीजेपी की सीट नहीं बढ़ी थी, वो 182 की 182 ही रह गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की, चूंकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश पर हम बात करें, उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था, और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने करीब 39 या 40 सीटें जीती थी अपने अकेले। उसमें बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था, जो कि घटकर 114 पर आ गई थी। 2014 से पहले
सार्वकालिक सबसे कम सीटें कांग्रेस ने 1999 में जीती थी, क्योंकि वो सीताराम केसरी वगैरह का लफड़ा, फिर सोनिया गांधी का आना, विदेशी मूल का सवाल, वो सारे सवाल, ममता बनर्जी का निकल जाना, वो सारे सवाल थे। सोनिया गांधी को सबका फैलाया हुआ रायता समेटना था, वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो एक वो चुनाव हुआ। मैं नहीं जानता, हम में से कोई नहीं जानता कि जनता इस देश की क्या तय करेगी, क्योंकि इस देश की जनता जिस तरह से वोटिंग करती है और बड़ी समझदारी और होशियारी से अपने गुप्त मतदान के अधिकार का सदुपयोग करती है कि बड़े बड़े सुरमा चारों खाने चित हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि जनता ने ये दांव उनके खिलाफ क्यों लगा दिया। अब रही बात कन्नौज सीट की। कन्नौज सीट 2014 में अभी हमको पुनेंदु ने दिखाया, 2009 में वहाँ भाजपा थी ही नहीं लड़ाई में। डिम्पल यादव ने बीएसपी के उम्मीदवार को अच्छे खासे मार्जिन से, सॉरी अखिलेश, तो फिर उपचुनाव में नहीं बिल्कुल अखिलेश निर्विरोध जीती थी। निर्विरोध जीती अखिलेश ने। 2012 में निर्विरोध हुआ, लेकिन 2014 में इसी सुब्रत पाठ जो निवर्तमान सांसद हैं वहाँ, उनको उनसे 1% के अंदर, यानी 1% वोट से ही डिम्पल यादव जीती थी। और 2019 में डिम्पल यादव को उन्होंने 1% वोट से ही हराया, मतलब भूल चूक लेनी देनी हो गई। हाँ, लेकिन अब की बार क्या, अब की बार वहाँ से स्वयं अखिलेश उतर गए हैं। अखिलेश का मतलब कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, उनको मुलायम सिंह यादव की विरासत मिली है। उस विरासत को कितना आगे बढ़ाएंगे ये तो बाद में होगा। अभी तो ये है कि कन्नौज में उनके उतर जाने से वो सीट काफ़ी चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए हो गई है। उससे भी बड़ी बात ये है कि एक कहा जा रहा है कि पिछली बार तो सपा बसपा गठबंधन था, तब भी 1% से हार गए, यानी बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा था। बात सही है, बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा था, लेकिन पिछले बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का यही कहना है और बीएसपी का कहना है कि वोट हमको दूसरे का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बसपा और सपा का। हाँ। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो वोट है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। दूसरा कांग्रेस का वोट शिफ्ट होना क्या है। तो ये पूरा चुनाव वहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। और इस चुनाव से ये पता चलेगा, अगर इसमें अखिलेश यादव जीत जाते हैं और जो उनका है उससे माना जा रहा है कि उनका अपर हैंड हो सकता है, तब तो ये होगा कि आपने अपना गढ़ बचा लिया। लेकिन कहीं अखिलेश यादव हार जाते हैं, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा? तब ये उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एक बड़ा झटका लगेगा। तो चौथे चरण के चुनाव की सबसे बड़ी रणभूमि कन्नौज है, क्योंकि कन्नौज से बहुत कुछ तय होना है। अब जैसे वो अगले चरण में, 5वें चरण में होने वाला है चुनाव अमेठी और रायबरेली का। आज एक अखबार में मैंने पढ़ा, और ये एकदम बहुत ये चौंकाने वाली हेडलाइन थी कि अमेठी में राहुल गांधी की तुलना में किशोरी लाल ज्यादा बेहतर लड़ रहे हैं। मैंने वो जितने सुना, सही बोल रहे हैं। मैंने पढ़ा अखबार में, और उसने वो पूरा दिया है कि कैसे किशोरी लाल लोगों को ये प्रचारित करने में कामयाब रहे कि भाई हमको जिताओगे तो हम तो यहीं के हैं, हम तो यहीं रहेंगे, तुम्हारे घर के हैं, और रात को 12 बजे भी दरवाजा खटखटाओगे तो हम ही मिलेंगे, और हम इस तरह से आपके साथ हैं। तो कांग्रेस का ये वहाँ पर अगर किशोरी लाल उस तरह की, वो हेडलाइन है, हाँ, स्मृति के सामने राहुल लड़ते तो जीत की जितनी संभावना होती उससे ज्यादा किशोरी लाल की है। क्या बात है? बिल्कुल, बहुत बड़ी। हाँ, तो ये देखिए जीत वाली बात है किशोरी लाल के लिए जुड़ी तो हुई। ये कहा जाए तो सर वही वाली राजनीति जो स्मृति ने कहा था कि राहुल तो जीत के भाग जाते हैं, दिल्ली रहता तो कोई नहीं, मैं रहूंगी, उन्होंने घर भी लिया था। हाँ। वही अब उनके ऊपर दाव खेला जा रहा है। वही बात है केएल शर्मा। तो मेरे कहने का है कि ये अभी इस फेज में सबसे महत्वपूर्ण कन्नौज की सीट है, और कन्नौज की सीट में अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो ये रहेगा कि विपक्ष के पास अपने सीटों को बचाने का एक रास्ता है। अगर हार जाते हैं तो फिर ये होगा कि विपक्ष के लिए रास्ता मुश्किल होगा।
एक चीज़ इसमें और जोड़ दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन रहा था कि वो बीजेपी के विरुद्ध है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते आते वो माहौल अब बदला बदला सा है। आज बनारस में जो प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा दिखा है, भी दीजिए अगर पॉसिबल हो, अगर रैली दिखा सके, लाइव टीवी पे चल रहा है वो प्रभाव रोड शो जो चल रहा है हाँ। उसका असर हो सकता है कि दूसरे इसमें क्षेत्रों पर पड़े। हाँ। खासकर जैसे बगल की एक चंदौली सीट है, मैं एक माइन्यूट बात बता रहा हूँ, वहाँ पर महेंद्र नाथ पांडे, लोगों में नाराजगी है जरूर कि वो मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, कुछ काम नहीं कराते हैं, लेकिन लोग अब ये सोच कर रहे हैं करें क्या में समाजवादी पार्टी ने एक राजपूत उम्मीदवार को उतार दिया, लेकिन वहाँ पर राजपूत अच्छे खासे हैं, लेकिन उसी तरह से यादव भी बहुत अच्छे हैं। अब यादव वहाँ से सांसद रहे हैं, रामकिशुन सांसद थे, अब वहाँ पर यादव नेताओं में ये नाराजगी है कि भाई हमें क्यों नहीं दिया। तो होता है कि आपको मनाना पड़ता है। मुझे जो जानकारी अब तक मिली है कि शायद समाजवादी पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए वो भी विघ्न संतोषी वाली भूमिका में हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति आपको एक एक वोट जोड़ना है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार उत्तर प्रदेश में मोर देन 50% वोट पाया था। हाँ। तो ये चौथे चरण के बाद आज का तो हो गया, अब उसके बाद आगे आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौती इनकी बढ़ सकती है अगर ये लोग जमीन पर विपक्ष बीजेपी की तरह एक्टिव नहीं रही। पूर्णेंदु जी, चौथे फेज की बात तो चल ही रही है, थोड़ा उस पर आप रोशनी दीजिएगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, इस रोड शो ने पूरे देश भर का ध्यान बनारस पे कर दिया। जैसे आप चर्चा भी कर रहे थे कि इतना भव्य होता है कि लोग ना चाह के भी टीवी चैनल को दिखाना पड़ता और लोग देखते हैं। तो आपको लगता है ये चुनाव, पूर्वांचल का चुनाव जो है, करवट बदलेगा इससे? नहीं, बनारस से चूँकि पूर्वांचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है और बनारस एक बड़ा स्थल है धार्मिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और शिक्षा के लिहाज से भी। पूर्वांचल के बहुत सारे लोग तमाम व्यापार के सिलसिले में या इलाज के सिलसिले में उनका बनारस आना जाना होता है। बहुत सारे, मैं जानता हूँ उस एरिया को, और बहुत सारे लोग जो आसपास के दूर दराज जिलों से अंतिम संस्कार के लिए लोग अपने जो परिजन को लेके बनारस आते हैं। तो बनारस से एक जुड़ाव रहा है और पूर्वांचल की सीटों पर उसका सीधा असर पड़ता है। और चूंकि प्रधानमंत्री खुद वहाँ से उम्मीदवार हैं, 2 बार वो जीत चुके हैं, इस बार दावा किया जा रहा है कि जीत के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। वो रही एक बात। दूसरा, आपने कहा कि जो भव्य वो है, तो प्रधानमंत्री के जो भी कार्यक्रम होते हैं उस बात में एक विशेष रूप से ध्यान पार्टी या जब सरकारी भी होते हैं तो उसमें भव्यता को लेकर के ध्यान दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आज जो 10,000 किलो गेंदे का फूल और 5,000 किलो गुलाब का फूल का इस्तेमाल हो रहा है। 4.5 किलोमीटर। इसीलिए विपक्ष इसीलिए कहते हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट पे बहुत ध्यान रखती है। वो भी उसका एक पहलू है कि आप इतना बड़ा तामझाम सब करते हैं। तमाम तरह से बताया जा रहा है कि कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह पर, बीच बीच में, तो वो है। लेकिन एक बात ये सही है कि भाई एक प्रधानमंत्री जब किसी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार होता है, और वो भी तब वो प्रधानमंत्री जो 2 बार लगातार बहुमत का प्रधानमंत्री है, पूर्ण बहुमत का, और बहुत सारे तमाम प्रोजेक्ट्स बनारस में आए हुए हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं ना कहीं सीधा उस तौर पे कनेक्ट करती है उनकी। जो भी देखिए एक ज़माने में था, बड़े नेता जहाँ से भी लड़ते थे तो लोग पार्टी लाइन से हट करके उनको वोट देते थे। उसकी वजह एक थी कि बड़ा नेता है, कुछ काम कराएगा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को जुड़ाव भी मिलेगा, नाम मिलेगा, बड़ा नाम धारणा वास्तविकता है। तो अब जैसे अब रायबरेली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो रायबरेली में विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी, बल्कि कांग्रेस के तमाम लोग तो शिफ्ट हो गए, अदिति सिंह और उधर लोग शिफ्ट हो गए, बसपा के भी मनोज पांडे और ये सब लोग शिफ्ट हो गए। अमित शाह उनके शायद घर पे गए थे, सपा सांसद विधायक। तो लेकिन जब राहुल गांधी के कद का कोई आदमी वहाँ लड़ता है और वो सीट अरसे से गांधी परिवार की सीट रही है, तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, और वो सोचते हैं कि एक बड़ा आदमी लड़ेगा तो वो जिस लेवल का काम करेगा, उनको शायद दिनेश सिंह से वो उम्मीद नहीं है। वो एक बात होती है, उसका सीधा फायदा मिलता है। और प्रधानमंत्री की सीट है तो आप देखेंगे बार बार योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है गोरखपुर कम शायद बनारस का दौरा ज्यादा करते हैं। 2 दिन पहले फोटो आया था, परसों वो अमित शाह जी के साथ वहीं गंगा आरती, उनका कोई कार्यक्रम होता है उसके 4 दिन पहले जाके वो तैयारियों का जायजा लेते हैं। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है तो
डीएम या एसपी या उनको या जो भी जिले के जो बड़े अधिकारी होते होंगे 20 आईपीएस अधिकारी इस हाँ। काम के लिए लगाए हुए हैं। एक ये थोड़ा माइक लगा दीजिए। 20 आईपीएस अधिकारी जो हमारे सहयोगी रणवीर ने बताया हाँ। कि 20 आईपीएस के अधिकारी सुरक्षा के साथ, उसके अलावा कितने प्लाटून और सीए ये और खुद की सुरक्षा भी तो होगी उनकी, SPG अलग। एसपीजी वाले तो किसी की नहीं सुनते हैं। हाँ तो सारी चीजें तो पूरे शहर को ये सर इसलिए डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि 10:30 बजे इनका शो है, उसी पे ये काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत तो नहीं, डिटेल से पढ़ा है। अश्विन ये बात इसमें यह है कि ये चीज़ें रही हैं, लेकिन इस पर ना डिबेट भी कई बार रहा है कि आप एक प्रधानमंत्री अगर है वो अपनी मतलब इस पे एक आरोप भी कई बार हुए हैं कि क्या प्रधानमंत्री या जो बड़े नेता हैं, जैसे समाजवादी परिवार पे होता है कि उन्होंने सैफई का बहुत विकास किया है या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो ये डिबेट नेहरू जी के ज़माने, नेहरू जी फूलपुर के सांसद भी हुआ करते थे, तो ये आरोप लगे उन पे कि भी आप प्रधानमंत्री हो और यहाँ पे उतने काम नहीं हो रहे हैं। तो ये मैंने फैक्चुअली मैं नहीं उतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें क्या सच्चाई थी, मैंने ऐसे लोगों से बातचीत में ही सुना है अपने मित्रों से। मोदी प्रधानमंत्री नेहरू ने जवाब दिया था कि भाई मैं एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता नहीं हूँ, मैं एक ओवरऑल उसका हूँ। तो इस तरह की बातें भी उठती हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या एक इक्वल लेवल का वो होना चाहिए, क्या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री वो है तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स वहाँ ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे, या यूपी में भी आपकी सरकार तो वहाँ का विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्या जो विकास का जो समरूप मॉडल है वो क्या उस तरह से फॉलो होगा, इसको लेकर के भी एक डिबेट है। लेकिन सवाल अगर बनारस के मतदाताओं से पूछेंगे तो वो इस डिबेट में ही बोलेंगे भैया हमारा फायदा हो रहा है कि नहीं, सवाल ये है। तो इसको लेकर के भी ये होता है। ये एक सवाल जो है इस चौथे चरण में सबसे महत्वपूर्ण 3 जो मुझे राज्य लगते हैं, आप लोग अपने से जोड़िएगा। एक आंध्रा, मैं आंध्रा बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टी कॉन्टेस्ट है, कांग्रेस फाइट से बाहर है, तो 2 पार्टी में एनडीए का गठबंधन बढ़ गया, कुनबा बढ़ गया है, तो वो फाइट में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना और दूसरा है वेस्ट बंगाल। बाबा ये वेस्ट बंगाल का ऐसा फेस है जिसमें जितने बड़े चेहरे थे सब चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे आप उनका नाम ले लीजिए जो दिलीप घोष हो, उनके खिलाफ जो अभिनेता चुनाव लड़ रहे हैं, कीर्ति आज़ाद हो, तो ये बड़े चेहरे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और लड़ाई असली मानी ये जा रही है, जो सब पहले लगा था कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो सबसे ज़्यादा डेंट अगर मिलेगा तो तब भाई एक राज्य बिहार महाराष्ट्र के अलावा वेस्ट बंगाल होगा। लेकिन वैसी कहानी लोग कह रहे हैं कि अब वैसी रही नहीं, बीजेपी को एज दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा चुनाव परिणामों में। तो वेस्ट बंगाल और दूसरा तेलंगाना ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन तमाम विश्लेषक खासकर पीके की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना में बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी। पिछली बार 4 सीट जीती थी, इस बार वो कह रहे हैं तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी होगी। वहीं कांग्रेस जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के रेवंत रेड्डी ने ये कहा कि वहाँ पे उनकी जो पार्टी है वो दहाई का आंकड़ा छुएगी, यानी 10 अभी 7 हैं तो 10 के करीब वो जाने का दावा भर रहे हैं। ये तो कांग्रेस 3 है, 3 से 10 पे। बाबा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना और वेस्ट बंगाल इन दोनों लड़ाई डिसाइड करेगी 300 की पार ये 400 पे जाएंगे, या कांग्रेस अपना जो 52 का आंकड़ा वो 70-80 पहुंच पाएगी? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना और आंध्रा में आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि 10 सीटें जो है वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट में गई थी, जिसमें कि 7 सीटें जो है ना वो आंध्रा और तेलंगाना है। वो जो है ना लेस 1% वाली सीट है, जो अभी एक सीट के बारे में कह रहे थे ना कि वो 1% वाली सीट है। और एक उसमें आपको मैं बता दूं, उसमें एक जो सीट है वो पश्चिम बंगाल की भी है, बर्धमान दुर्गापुर। जी हाँ, मार्जिन जो था ना जो 0.2% है, 0.2% हाँ 0.2%, ठीक है। तो ये मार्जिन था, अहलुवालिया साहब वैसे जीत गए थे। उसी तरह अर्जुन मुंडा वाली सीट वो भी करीब 1400 कुछ ऐसे 14,000 वोट। हाँ, इस बार चरण चल रहे हैं इस बार की, वो हाँ, शायद इस वो बार तो माना जा रहा है कि वो बहुत कठिन है। कठिन है। जीत सकते तो हैं। वैसी जो है ना इस बार जो है ऐसी सीटें हैं। 2019 में 21 सीटें पर जो रिजल्ट पलट गया था, हाँ 2019 में 21 सीट पे, जिसमें से 10 सीटें जो है आंध्रा और तेलंगाना की है, जहाँ पे 0.2% वाले मार्जिन से। एक आंकड़ा इसमें ये था कि जो इस फेज की सीटें जा रही हैं
उसमें बिलो 5% वोट शेयर में जो बीजेपी है करीब 15 सीटें जीती थी, तो 5% से कम अगर वोट शेयर है तो वो तो कभी भी स्विच हो सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है तेलंगाना में अगर कांग्रेस अच्छा करेगी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद तेलंगाना से और बीजेपी को उम्मीद है वेस्ट बंगाल से, आपको लगता है कि दोनों की उम्मीद वहाँ पे दोनों पार्टियों की उम्मीद जहाँ लगाई उन्होंने वो सही जा रही है, सही दिशा में? देखिए, अभी तक तो हम इस बात पर डिबेट करते हैं कि आपकी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा सीटें वो जीतेगी, क्योंकि आपका जो है लोग वास्ता रहता है। जैसे हम यूपी में कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो हम मानते हैं कि बीजेपी ज़्यादा सीट जीतना चाहिए। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तेलंगाना, यही वजह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बोल दिया कि भाई साहब हम तो डबल डिजिट में जाएंगे, समझ गए। उसी तरह माने तो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में क्या है कि जो मैं होके आया हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि जो महिलाओं के लिए जो एक योजना थी जिसमें कुछ जितने पैसे दिए जाते थे वो ममता बनर्जी ने डबल किए हैं। तो एक बड़ा जो है वो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि गेम चेंजर हो सकता है, जिसकी जानकारी शायद इंडिया में बाकी प्रदेशों में बाकी लोगों को शायद नहीं हो, लेकिन बीजेपी वालों को तो होगा जो वहाँ पे है। अब संदेश खाली और ये सब को लेकर के क्या माहौल बनता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जनरली एक नियम की तरह मानते हैं जहाँ जिसकी सरकार, जैसे हम इस बार कर्नाटक में कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भी कहती है डबल डिजिट में जाएंगे ही जाएंगे, हालांकि एक ही सीट है। हालांकि ट्रेडिशनली देखें तो कर्नाटक जो है मुझे लगता है 2 दशक से करीब बीजेपी को वोट करता आया है, तो क्या वो तोड़ पाएंगे? यदि वो नहीं तोड़ पाते हैं तो फिर आगे हम आराम से कह सकते हैं 370 बीजेपी पार कर सकती है। लेकिन इसी सब चीज़ों को लेकर के तो उंगली उठाई जा रही है ना कि इस बार आपको हैट्रिक जो है वो 25 में 25 शायद राजस्थान में ना मिले, इस बार जो है 4 की 4 हैट्रिक हिमाचल में ना मिले, इस बार जो है 29 ऑफ 28 हरियाणा नहीं 28 ऑफ 29 आपको मध्य प्रदेश में ना मिले, हरियाणा में ना। तो इसी सब चीज़ों को लेकर कहा जाता है कि 10 साल का एक फटीक फैक्टर भी होता है, तो शायद उसको लेकर के एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, अदरवाइज तो फिर मुझे थोड़ा निकलना होगा इसलिए पहले मैं बोल के फिर निकलूँगा। देखिए, आपने महत्वपूर्ण राज्यों की जो बात की है, आंध्र और तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये बात सही है। पश्चिम बंगाल को जैसे इस बार मदर ऑफ ऑल बैटल कहा जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि पिछली बार बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। 22 सीटें टीएमसी के खाते में आई और 18 सीटें बीजेपी के खाते में। इस बार बीजेपी ने जिस तरह से संदेश खली का मुद्दा बनाया और जिस तरह से वो एग्रेसिव है, और पिछली बार का आंकड़ा साफ दिखाता है कि किस बहुत बड़े लेवल का पोलराइजेशन था। जैसे कि हिंदू वोट में ज़्यादा बीजेपी को आए थे और मुस्लिम वोट में ज़्यादा टीएमसी को। इसीलिए आपको मुद्दों में ज़्यादातर आप पाएंगे कि एक किस्म का वो ध्रुवीकरण वाले मुद्दे आपको ज़्यादा दिखेंगे। वो चाहे सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, एवं संदेश खली में भी आप देखेंगे एक तरह का वो धार्मिक मामला उठाया गया। अब इस चरण की अगर खासतौर पर बात करें, ये 8 सीटें हैं। 8 में पिछली बार टीएमसी ने 4 जीती थी, 3 बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी साहब जीते थे। तो कांग्रेस और टीएमसी में तो बात बनी नहीं। कांग्रेस लेफ्ट के साथ एक अलायंस करके, स्ट्रेटजिक अलायंस करके लड़ रही है, और लेकिन यह है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में बहुत हाशिए पे जा चुकी हैं। वहाँ मुख्य रूप से मामला बीजेपी बनाम टीएमसी का है। अब 2021 की जीत के बाद से टीएमसी को इस बार ये उम्मीद है कि वो शायद वैसा ही कुछ करेगी, क्योंकि एक बहुत मतलब परसेप्शन के लिए बीजेपी ने 2021 के चुनाव में एक लोगों को ये कर दिया था कि शायद वो विधानसभा भी जीत सकती है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और विधानसभा में वो बहुत बड़े मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस जीती। उसने अपना वोट शेयर भी बढ़ाया और सब कुछ वो देखने को मिला। अब सवाल है क्या वैसा वो रिपीट होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है और दोनों ही पक्ष, क्योंकि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला आज की तारीख में अगर कोई हर तरह से कर पाता है तो वो टीएमसी ही है। साम नाम दंड भेद, वो सबका जवाब टीएमसी देती है। अगर आप यहाँ से ईडी सीबीआई करते हो तो उनके पास भी अपनी मशीनरी, वहाँ भी स्टेट लेवल पे जो कर सकते हैं, वो उनका स्टैंड सॉफ्ट नहीं होता। वो दिल्ली से लेके सड़क से लेके हर तरह से होता है। और बंगाल में आप जानते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स है वो वहाँ पर मतलब हर तरह का मामला है, मसल भी है, पावर भी है, सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पे पॉलिटिकल सर्वाइवल उतना इजी है नहीं। आप बहुत कमज़ोर होकर के किसी रूलिंग पार्टी का मुकाबला कर नहीं सकते। तो बीजेपी भी वो दम दिखा रही है और टीएमसी भी, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आंध्रा में देखना होगा, क्योंकि जगन ने पिछली बार बहुत ही एक तरफा क्लीन स्वीप किया था और
बहुत सारी स्कीम्स उनकी ऐसी हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, और उनके फादर की लेगेसी रही है। फादर ने भी बहुत सारे, जो हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब के आंध्रा में उन्होंने बहुत काम किया था। और कांग्रेस एक ज़माने में लगता था ना टीडीपी कैसे जाएगी, कितना नाम होता था चंद्रबाबू नायडू का, आईटी और ये वो, हर तरह से उनका बहुत नाम था। मीडिया में एक बड़े ही मतलब पोस्टर बॉय थे उस समय, एक मॉडर्न फेस माने जाते थे पॉलिटिक्स का, क्योंकि वो मतलब टीडीपी में एक किस्म का उन्होंने अपना एक फैक्शन बनाया, कोई परिवार में बगावत थी, और वो एक बड़े नेता बने, सीएम बने, उसके बाद एक मॉडर्न पॉलिटिक्स का मॉडर्न फेस बन के आया, आईटी रेवोल्यूशन से लेकर सारी चीज़ें। लेकिन वाईएसआर ने जिस तरह से पदयात्रा की और कांग्रेस को फिर से खड़ा किया, रिवाइव किया, और सरकार में आने के बाद उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम्स को, हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो उनकी स्कीम था अश्विन, मैं बताना चाहूँगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम थी। और उसने उनको दोबारा जब हुआ है 2004 और 2009 दोनों बार एक तरफा कांग्रेस ने किया, दोबारा आए, इस वजह से है क्योंकि उनकी वेलफेयर स्कीम। लेकिन जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद कांग्रेस एकदम से वाइप आउट हो गई, और जगन को भी कांग्रेस ने साइडलाइन किया, वो जेल भी गए। तो उसके बाद वो एक क्रूसेडर के तौर पर निकले, मतलब एक योद्धा के तौर पर निकले कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, और उन्होंने फिर से जगह बनाई, और वो जो उनके फादर की जो स्पेस थी वो उन्होंने फिल किया। फिलहाल उनकी बहन कांग्रेस की आज नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो माँ भी कांग्रेस में, और वो माँ को बेटी का आशीर्वाद जो है बेटी को है, बेटा को नहीं। तो उसमें अब यह है कि पिछली बार देखिए बीजेपी कांग्रेस दोनों खाता नहीं खोल पाए, बीजेपी को 6 सीटों पर वहाँ लड़ रही है 25 में से, वो टीडीपी के साथ खाते हैं, लेकिन बहुत ही क्लोज फाइट है वहाँ पे। तो एक ये देखने, अब इंटरेस्टिंग केस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में सरकार बनाई है, तो क्या विधानसभा का चुनाव वो प्रदर्शन दोहराएंगे? और हम आंकड़े देख रहे थे, ये बातें बहुत हो रही हैं कि बीजेपी में इस बार वहाँ बहुत अच्छा करेगी। कल प्रधानमंत्री ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। तेलंगाना में जो उन्होंने 4 सीटें जीती, उसके अलावा 1 सीट 5वीं हैदराबाद, इन 5 के अलावा उनका प्रदर्शन किसी और सीट पर बहुत कुछ खास था नहीं। बाकी जगह वो जो विन पार्टी थी उससे उनका बहुत पीछे थे। सवाल क्या है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या वो चेंज लाएंगे, वो एक बहुत चैलेंजिंग है मेरे विचार से, वो इतना इजी नहीं है। अगर वो ऐसा होता है कि बीजेपी वहाँ मतलब 8, 9, 10 सीटें लाती है, तो इसका मतलब है कि वो दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट ला सकती है। तो तेलंगाना हमारे लिए वो एक केस स्टडी होगी, वो हमें देखना होगा। फिर कुछ एक पॉजिटिव चेंज भी हम अगर बात करेंगे तो इस बार श्रीनगर में पोलिंग परसेंट पिछले 2 चुनाव से ज़्यादा रहा है। तो बीजेपी निसंदेह उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि देखिए हमने जो सुधार लिया तो पोलिंग परसेंट लोगों का लोकतंत्र में विश्वास लौटा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो लड़ नहीं रहे, ये इसकी चर्चा बार बार सवाल उठ रहा है कि भाई बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं भाई अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट के जरिए लड़ रहे हैं, तो वो एक है, पूरा फेस बहुत ही निर्णायक है। और विचित सर, वो है, मैं आपके पास आना चाह रहा था क्योंकि उन्हें जाना है। मैं चलूँगा। हाँ, बस मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद खत्म करेंगे चर्चा को। जो कहा जाता ना चुनाव का जो रस है, पहले कहा जाता था कि नॉर्थ इंडिया बाबा पॉलिटिकली रस, मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोगों में भरा हुआ पॉलिटिक्स, किसी से भी चलिए, किसी भी चौराहे पे या। लेकिन जो इस बार का माहौल में जो चर्चा है सबसे ज़्यादा, वो साउथ स्टेट्स की हो रही है। बीजेपी ने लोगों का ध्यान नॉर्थ से हटा के साउथ कर दिया है कि भाई साउथ ही है जो इस बार फैक्टर बदलेगा। आपके नज़रिए से साउथ क्या इस बार वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो बीजेपी का जो टारगेट है उसको वो अचीव करने में सबसे निर्णायक होगा? और दूसरा, कांग्रेस और इंडिया अगर अपना जो गढ़ है, अपने जो सीटें बचा पाएगा, उसमें कितना इम्पोर्टेंट है उसको साउथ में अच्छा परफॉर्म करना? देखिए, रस उत्तर भारत में आपने कहा, हाँ। उत्तर भारत में राजनीतिक रस तब रहता है जब कयासों का दौर ज़्यादा तेज होता है। यहाँ अभी भी मामला एक तरफा ही दिखता है। इसलिए दिखता है कि बाबा ने भी जिसका बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पर, इवन मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सबको करिए तो आप विपक्ष को 2, 4, 5 ऐसी ही सीटें दे रहे हैं। हाँ। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि 50-50 भी फाइट हो। हाँ। तो जब 50-50 फाइट नहीं होगा तो वहाँ पर रस नहीं होगा। एक तरफा लड़ाई में कभी भी रस नहीं होता। दक्षिण में पिछली बार वहाँ भी बीजेपी नहीं थी। हाँ। लेकिन फिर भी थी, इसलिए कि कर्नाटक में उसने अकेले 25 सीटें जीती थी। हाँ। बीजेपी को 370 सीट चाहिए, गठबंधन के साथ 400 सीटें चाहिए। दक्षिण में उन्होंने गठबंधन किया भी है, तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में हल्का फुल्का, प्लस तमिलनाडु में। और उन सारे गठबंधन
के बाद अब 400 पार अगर उनका लक्ष्य है तो वो सिर्फ उत्तर भारत से तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उत्तर भारत में 2019 में उन्होंने अधिकतम सीटें जीत ली थी। हाँ। अब उससे ज़्यादा सीटें जीतने के लिए तो सीटों को बढ़ाना पड़ेगा। और ये अभी तो 29 तक चल रही है। ये अभी तो होने नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बीजेपी के लिए भी वो दक्षिण का है कि वो जितना ज़्यादा जीतेंगे उतना ही इनका जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो उसकी पूर्ति होगी। एक मिनट, आपने जो कहा कि लड़ाई रस तब होता है जब लड़ाई आधे अधिक बाबा, तो क्या आप मानते हैं कि दक्षिण में बीजेपी 50-50 का टारगेट पे फाइट करने में इतनी मजबूत हो गई है वहाँ पे? ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं जानता अभी, क्योंकि लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं, आप तमिलनाडु में वो पिछले 5 साल से अपना राजनीतिक निवेश कर रहे हैं। जी हाँ। वो लगातार तमिलनाडु पर जोर दे रहे हैं, तमिलनाडु और बनारस से जोड़ रहे हैं जो उनका संसदीय सीट है। उन्होंने तमिल संगम कराया। उसके अलावा इस साल 2024 की शुरुआत से दूसरी जनवरी से वो लगातार 2.5 महीने दक्षिण में ही रहे पूरा, और प्लस उन्होंने तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो इससे एक मोमेंटम बनता है। इसलिए बनता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो देश का प्रधानमंत्री होता है और वो राजनीतिक व्यक्ति है, गैर राजनीतिक नहीं। मनमोहन सिंह के साथ एक क्या था कि वो पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर राजनीतिक थे, नहीं तो बाकी सारे प्रधानमंत्री विशुद्ध राजनीतिक हुए हैं, जो राजनीति के हर कील काटी को जानते थे, चाहे वो बाई हुक बने, बाई क्रूक बने, वो धोखे से बने कि धक्के से बने कि प्रेम से बने कि जबरदस्ती बने, लेकिन वो जानते थे राजनीति सारे, नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक। अब दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री ने वो निवेश किया, प्लस उनका पिछली बार 25 सीटें आई ही थी। अमित शाह ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में दिया जो बनारस में बाबा, उसमें कहा है कि दक्षिण में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएंगे। तो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो बात की चीज़ है, क्योंकि उन्होंने बंगाल में भी कहा था कि हम 200 पार करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के वहाँ जमकर लड़ने से रस बना था। जो रस 2021 के बंगाल चुनाव में था वो 2011 के बाद बना, क्योंकि 11 में तमिलनाडु टीएमसी ने ममता की पार्टी ने लेफ्ट को उखाड़ा था। तो दक्षिण में वो रस इसलिए बन रहा है कि बीजेपी लड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी बंगाल में जीत नहीं पाई, जीतने को तो 200 के पार तो ममता की पार्टी ही गई, लेकिन चुनाव में बीजेपी ने मोमेंटम बना दिया था। बीजेपी दक्षिण में भी वो मोमेंटम बनाने में सक्षम हुई है, खासकर जो उत्तर भारत का मीडिया है उसके जरिए तो ये चीज़ें ज़्यादा बनी हैं। तो इसीलिए हमको ये लगता है कि रस जो आप कह रहे हैं कि दक्षिण में है, तो दक्षिण में रस है बाबा, और बनारस तो है ही। बाबा जो विजय सर ने कहा कि दक्षिण में भारत की, उत्तर भारत की मीडिया ने रस बना दिया है और वहाँ लड़ती हुई बीजेपी दिख रही है, लेकिन आपके नॉर्थ इंडिया में क्या अपोजिशन पार्टीज लड़ती हुई नहीं दिख रही है? आपको लगता है कि वो उतनी मोमेंटम उतना नहीं दिख रहा जो दक्षिण में बीजेपी का दिख रहा था, वो यहाँ पे अदर पार्टीज का नहीं दिख रहा है? देखिए, बीजेपी दक्षिण में लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने अपना टारगेट 5 साल बाद का सेट किया है। तो ये चुनाव आप भूल जाइए, कोई रस उस नहीं है साउथ में। बीजेपी के लड़ने से, हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी खुद अपना टारगेट अगले विधानसभा चुनाव या अगले लोकसभा के लिए सेट कर रही है, जो कि उनके लिए बहुत ही जायज़ है। उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी है, सारे रिसोर्सेज लगा के 2029 का लोकसभा चुनाव या अभी उसके बाद अभी जो अगले 2-3-4 साल बाद विधानसभा चुनाव आएगा, वहाँ पे उनका टारगेट है नंबर 1 पार्टी बनने का, जो मैंने गृह मंत्री के इंटरव्यू से समझने की कोशिश की है। तो रस जो है अभी बनारस में ही है, तो बनारस तक ही रहने देते हैं, आगे बनारस ही डिस्कस करेंगे। तो आज की चर्चा बस यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।